जय श्री कृष्णा मित्रों, कैसे हैं आप सब? बढ़िया ही होंगे। हम भी एकदम बढ़िया हूं। तो कहानी सोलमेट को इतना प्यार देने के लिए तहे दिल से आपका शुक्रिया। आप यूं ही साथ देते रहिए और एहसासों के सिलसिले यूं ही चलते रहेंगे। और मित्रों, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले ताकि आपको आगे की नोटिफिकेशन मिलते रहे। अब आगे सोलमेट भाग 31। अबीर की प्रैक्टिस दोबारा से शुरू हो गई थी और वह जी जान से लगा हुआ था अपनी तैयारी में, क्योंकि एक बार उसे खुद को साबित करना था। उसके बाद ही उसे नेशनल लेवल पर ट्रेनिंग के लिए गवर्नमेंट की तरफ से एकेडमी में सीट मिलनी थी और इसके लिए कुशल जी के साथ वह पूरी तैयारी में लगा हुआ था। तो वही सिमरन अपनी पढ़ाई में लग गई थी। स्कूल में उसका मन लगने लगा था। शुरू में उसे थोड़ी दिक्कत आई क्योंकि एकदम से सब कुछ नया था, पर धीरे धीरे वह इस नए माहौल में ढलने लगी थी। तो वही समीर का इस बार 12th था और साथ ही साथ वह इंजीनियरिंग की तैयारी कर रहा था, तो वह भी पूरे टाइम बस अपनी पढ़ाई में डूबा रहता था। सबकी जिंदगी नॉर्मल हो गई थी। किसी की जिंदगी में खास बदलाव नहीं आया था सिवाय निमृत के। वह निमृत जिसका ज्यादातर समय किताबों के साथ या अपनी ऑनलाइन क्लासेस में निकलता था, वह अब ज्यादातर समय किचन और घर के कामों को देती थी, क्योंकि 2-3 दिन के बाद गिरजा अपने घर चली गई थी और पूरी जिम्मेदारी निमृत के कंधों पर डाल गई थी। ऐसा नहीं था कि निमृत को काम करने में दिक्कत थी, वह अपने घर में भी काम करती थी, पर थोड़ा बहुत काम करना और पूरी जिम्मेदारी में बहुत फर्क होता है। उस घर की वह बेटी थी, जब जो मर्जी हुई तब किया, नहीं मर्जी तो नहीं किया। बाकी सुधाकर उसका पूरा साथ देते थे। और इस घर में बात अलग थी। यहाँ पर घर में एक बुजुर्ग महिला थी जिनके लिए खाने पीने से लेकर उनको उठाकर ले जाना चलाना, उनका हर काम करना रहता था। साथ ही साथ घर के 6 लोगों का पूरा खाना, पूरी रसोई थी। हालांकि त्रिपाठी जी के घर में भी मेड थी जो कि झाड़ू पोछा बर्तन वगैरह करती थी, पर उसके बाद भी घर के बहुत काम हो जाते थे। इन सब कामों के बीच में निमृत अपना सपना और अपनी पढ़ाई बहुत पीछे छोड़ती चली जा रही थी। हालांकि जब यहाँ पर आए और यहाँ का माहौल देखा तब उसने सोच लिया था कि अब उसकी पढ़ाई के बारे में सोचने का समय गया। पर अब वाकई में उसे ऐसा लगता था कि गिरिजा सही कहती थी। घर गृहस्थी में उलझकर और कुछ सोच ही नहीं पा रही थी वह। मेड ने कपड़े प्रेस करके तख्त पर रख दिए। निमृत भाभी, यह सब के कपड़े रेडी कर दिए हैं, आप बस सबके कमरे में रख दीजिए। लेकिन पहले कौन रखता था? निमृत ने एकदम से सवाल किया। पहले जब रेखा आंटी थी तब वह करती थी। बीच में जब रेखा आंटी नहीं रही, इस बीच सब लोग अपने अपने कपड़े यहीं से उठा ले जाते थे। नहीं तो समीर सबके कमरों में कपड़े रखे आ जाता था, पर अब जब से आप आए हो तब से समीर भी नहीं रखता। देखिए, अंदर अम्मा के कमरे में भी ढेर सारे कपड़े इकट्ठे हो रहे हैं। अब मेरा काम तो बस इतना ही है, कपड़े धोना, सुखाना, प्रेस करके रख देना, इसके आगे आपको ही देखना होगा, मेड ने कहा और फिर जाने लगी। पर मुझे ये तो बता दो कि कौन से कपड़े किसके हैं, तब तो मैं रखूं। निमृत ने एकदम से कहा तो मेड मुस्कुरा उठी। कैसी बातें करती हो भाभी, अब अंकल जी की हेल्थ ज्यादा है तो उनके कपड़े तो अलग समझ में आ जाते हैं। रही बात अबीर भैया और समीर की, तो आप अपने पति के कपड़े तो पहचानती होगी ना, तो अलग छांट लो। बाकी के बचे हुए समीर के होंगे तो वह उनके में रख दीजिएगा। बाकी अम्मा जी तो साड़ी पहनती है और आपकी बहन सलवार सूट। मेड ने चतुराई से सारी बातें कही और चली गई। पर निमृत की परेशानी अभी भी खत्म नहीं हुई थी। हाँ, ये बात सच थी कि वह अमीर की पत्नी थी, पर उसने ना ही तो इस बात पर ध्यान दिया था और ना ही सोचा था कि ऐसा समय आएगा कि उसे ये सब करना पड़ेगा। वह नहीं समझ पा रही थी कि कौन से कपड़े अबीर के हैं और कौन से समीर के। बाकी के कपड़े उसने सबकी जगह पर रख दिए, पर कुछ पैंट शर्ट, जीन्स और टी शर्ट अभी भी रखे हुए थे जो उसे समझ नहीं आ रहे थे कि कहाँ रखें। तो उसने अम्मा की तरफ देखा। दादी, यह कपड़े किसके हैं, कहाँ रखूं? कुछ समझ नहीं आ रहा कौन सा अबीर का है और कौन सा समीर का। निमृत ने भोलेपन से कहा तो दादी मुस्कुरा उठी। समझ कैसे आएगा जब उसके पास बैठ हुई नहीं, बात नहीं करोगी? पत्नी का फर्ज होता है पति के साथ रहना। जब पति पत्नी साथ रहते हैं तब एक दूसरे को समझते हैं, एक दूसरे का पहनावा और एक दूसरे की पसंद नापसंद। एक दूसरे के साथ रहोगे तब न जानोगे एक दूजे को। पर न जाने गिरीश को क्या सूझी जो तुम दोनों को अलग अलग कमरों में ठहरा दिया है। अब जब अलग अलग रहोगे तो एक दूसरे को कैसे जानोगे, समझोगे? अम्मा ने कहा। दादी, पापा ने कुछ सोचा है तो जरूर उसके पीछे कोई खास वजह होगी। और फिर अबीर का अभी कुछ महीनों बाद एक टूर्नामेंट होने वाला है।
और उसमें उनकी परफॉर्मेंस के हिसाब से ही उन्हें नेशनल एकेडमी में सीट मिलेगी, जो कि आगे जाकर उनका इंडिया लेवल पर खेलने का सपना पूरा करेगी। और इसी वजह से शायद। उद्धरण चिन्ह। कहते निमृत रुक गई। हाँ, समझती हूँ मैं सब कुछ, पर खेल अपनी जगह और घर गृहस्थी परिवार अपनी जगह। अब जब शादी हो गई है तो तुम दोनों को एक दूसरे के प्रति अपनी जिम्मेदारियां को भी तो समझना चाहिए, और परिवार की जिम्मेदारियां को भी, अम्मा ने कहा। निमृत ने कोई जवाब नहीं दिया, बस यूं ही कपड़े उल्टी पलटती रही। अम्मा ने गहरी सांस ली और निमृत की तरफ देखा और फिर उसे अबीर और समीर के कपड़े बता दिए। अब जाओ, ये कपड़े दोनों के कमरों में रख कर आ जाओ, अम्मा ने कहा। तो निमृत कपड़े लेकर ऊपर के पोर्शन की तरफ चल दी। वह अब तक ऊपर के पोर्शन में नहीं आई थी, उसे कुछ काम भी नहीं पड़ता था और कोई जरूरत भी नहीं थी ऊपर आने की। खाने के समय पर अबीर और समीर नीचे ही आ जाते थे और बाकी साफ सफाई का काम मेड करती थी। उसने चारों तरफ नजर दौड़ाई। अच्छा खासा बना हुआ था ऊपर का पोर्शन, नया था और काफी खूबसूरती से त्रिपाठी जी ने बहुत ही सोच समझकर अच्छे से बनवाया था। निमृत एक एक करके सभी कमरों में झांका। एक कमरे में टेबल पर ढेर सारी किताबें थी तो उसे समझ में आ गया कि वह समीर का कमरा है। उसने समीर के कमरे में उसके कपड़े रखे और उसकी किताबें जो कि टेबल पर फैली हुई थी उनको जमा दिया और रूम साफ कर दिया। फिर दूसरे कमरे में गई जो कि अबीर का था। हालांकि पहले तो उसे समझ नहीं आया कि यह किसका कमरा है, पर तभी सामने पंचिंग बैग दिखा तो उसके चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई और वह अंदर कमरे में आ गई। तो यह है तुम्हारा रूम अबीर त्रिपाठी जी, आज पहली बार आई हूँ तुम्हारे कमरे में, कहना चाहिए हमारे कमरे में, पर जब तक तुम्हारा सपना पूरा नहीं हो जाता ये कमरा तुम्हारा ही रहेगा। मैं बिल्कुल भी तुम्हारे रास्ते नहीं आऊंगी, पर जैसा कि दादी ने कहा थोड़े बहुत काम तो मुझे तुम्हारे करने ही होंगे, आखिर पत्नी हूँ तुम्हारी, निमृत खुद से ही बोली और फिर अबीर का कबर्ड खोला और उसके कपड़े जमा दिए। नजर साइड वाली दूसरी अलमारी पर गई तो उसने उसको खोलकर देखा। उसमें सभी स्पोर्ट्स का ही सामान था। अबीर के ग्लव्स उसके और साथ ही साथ कई सारी ट्रॉफीज और सर्टिफिकेट जो कि उसे अलग अलग लेवल पर बॉक्सिंग में जीतने पर मिले थे। निमृत ने उन सब की धूल साफ की और सबको व्यवस्थित करके रख दिया। उसके बाद रूम को देखा जिसकी बेडशीट उसे काफी गंदी सी लगी क्योंकि शायद बहुत दिनों से अबीर ने चेंज नहीं किया था। वह नीचे गई और दूसरी बेडशीट लेकर आई। उसने बेडशीट बदली, तकिया के कवर बदले और बाकी वहां रखी कुर्सी टेबल सब की साफ सफाई करके सब कुछ व्यवस्थित कर दिया। अब लग रहा है न किसी के रहने लायक ये रूम। कैसे रह लेते हो तुम अबीर इस तरीके से? शायद बॉक्सिंग के अलावा तुम्हें और कुछ दिखाई नहीं देता, निमृत बोली और नजर सामने लगी तस्वीर पर गई जिसमें त्रिपाठी, रेखा, अबीर और समीर दोनों खड़े हुए थे। निमृत ने नजर भरकर उस तस्वीर को देखा और फिर आकर नजर अबीर के चेहरे पर ठहर गई। वह कुछ देर उस चेहरे को देखते रही और फिर नजरें झुका ली। कितनी मासूमियत है इस फोटो में तुम्हारे चेहरे पर, और अब जैसे सब कुछ खो हो गया हो। शायद वक्त की मार बहुत कुछ बदल देती है। जैसे बहुत कुछ मुझ में बदल गया है वैसे ही रेखा माँ के जाने के बाद बहुत कुछ शायद तुम्हारे अंदर भी बदल गया है। अगर कभी मौका मिला तो फिर से इसी मुस्कुराहट को तुम्हारे चेहरे पर लाने की कोशिश करूंगी, पर जानती हूँ कि मुझे यह मौका अभी नहीं मिलेगा क्योंकि तुम मुझे मौका दोगे नहीं, निमृत ने खुद से ही कहा और फिर उसे फोटो पर अपना हाथ रखा और फिर वापस नीचे चली गई घर के बाकी काम देखने। त्रिपाठी जी स्कूल से आए तो निमृत ने तुरंत चाय बनाई और उनको देने आ गई। बैठो मेरे पास, त्रिपाठी ने कहा तो निमृत उनके पास रखी कुर्सी पर बैठ गई। तो क्या सोचा है तुमने, अब कब से कोचिंग शुरू करनी है? और जैसा सुधाकर ने मुझे बताया था तुम्हारी तो ऑनलाइन कोचिंग थी ना, तो तुम वह कंटिन्यू क्यों नहीं कर रही हो? तुम्हें लैपटॉप चाहिए या कुछ भी चाहिए तो तुम बता सकती हो, नहीं तो तब तक तुम समीर का लैपटॉप यूज कर सकती हो, त्रिपाठी ने सीधे सीधे कहा। नहीं पापा, वह कहते कहते निमृत रुक गई। बाकी बेटा ये छोटा शहर है तो यहाँ पर दिल्ली जैसी कोचिंग तो नहीं है, इसलिए मैंने कहा तुमसे कि जो दिल्ली की कोचिंग तुम कर रही थी उसी को कंटिन्यू कर लो, या तुम कहो तो मैं तुम्हारा दिल्ली में ही रहने का कुछ इंतजाम देख लूँ। उद्धरण चिन्ह। नहीं नहीं पापा, मुझे नहीं जाना है और दिल्ली तो बिल्कुल भी नहीं जाना, मैं यही रहूंगी, निमृत एकदम से बोली। हाँ तो यहाँ रहो ना, इसमें तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, पर साथ ही साथ तुम्हें अपनी पढ़ाई पर भी ध्यान देना चाहिए। मैं समझ रहा हूँ बेटा, घर का काम बहुत है, पर मैं नई मेड ढूंढ रहा हूँ। जल्दी ही खाने के लिए भी मेड आ जाएगी तो तुम्हारा और भी काम कम हो जाएगा। तो तुम अपनी पढ़ाई शुरू कर दो, फिर तुम्हारे भी तो एग्जाम होंगे ना नीट के।
त्रिपाठी बोले। निमृत ने गहरी सांस ली और त्रिपाठी की तरफ देखा। पापा, मैंने तय किया है कि मैं अब नीट की तैयारी नहीं करूंगी। निमृत बोली तो त्रिपाठी ने आंखें छोटी कर उसे देखा। और अचानक से यह निर्णय लेने का कारण जान सकता हूँ? त्रिपाठी बोले। पापा, अब मुझसे नहीं हो पाएगा। निमृत ने कहा। और इसका कारण इस घर का काम और जिम्मेदारियां हैं ना? त्रिपाठी ने बोला तो निमृत ने आंखें बड़ी करने देखा और अगले ही पल खुद को नॉर्मल कर लिया। नहीं पापा, काम तो मैं उस घर में भी करती थी, वहाँ की पूरी जिम्मेदारी भी मेरे ही ऊपर थी, पर न जाने क्यों अब पढ़ने का मन ही नहीं करता। जब से पापा गए हैं तब से मन ऐसा हो गया है कि किताब छूने का ही मन नहीं करता है। और इस तरीके से बेमन से करूंगी पापा तो नीट तो बिल्कुल भी क्लियर नहीं कर पाऊंगी। पर ऐसा क्यों हो रहा है बेटा? तुम्हें कोई परेशानी है तो तुम मुझसे कहो। मन क्यों नहीं लग रहा है तुम्हारा पढ़ाई में? ध्यान लगाओ तो सब हो जाएगा। तुम्हारा तो सपना था न डॉक्टर बनने का? उद्धरण चिन्ह। त्रिपाठी ने सवाल किया। जी पापा, पर वह सब बचपन था, और बचपन के सपने का क्या मोल होता है? हर बच्चा जब छोटा होता है तो वह यही बोलता है कि मैं डॉक्टर बनूंगा। अपने पेरेंट्स के साथ डॉक्टर डॉक्टर गेम ही खेलते हैं बच्चे। दो ही सपने देखते हैं, या तो डॉक्टर बनने का या तो टीचर बनने का, क्योंकि डॉक्टर और टीचर के कांटेक्ट में ही वह आए होते हैं। निमृत बोली। त्रिपाठी बस उसे देख रहे थे, इसलिए इससे ज्यादा तो वह कुछ सोच ही नहीं पाते। पर बचपन छूटता है तो सपने भी छूट जाते हैं। मेरा भी वही सपना था बस, और जिसे पापा हवा देते रहते थे। पर अब मुझे समझ में आया है कि सपने में और हकीकत में बहुत फर्क होता है। नीट की तैयारी करना इतना आसान काम नहीं है पापा, और उस पर भी जब आपका पढ़ने में मन नहीं लग रहा हो तब तो और भी मुश्किल हो जाती है। मैं नहीं चाहती कि अपना साल और पैसा सब कुछ बर्बाद करूं। निमृत बोली। पैसे की तुम फिक्र क्यों करती हो? भगवान का दिया सब कुछ है, और फिर अगर तुम्हें मुझसे लेने में आपत्ति है तो सुधाकर तुम्हारी पढ़ाई लिखाई के लिए अच्छा खासा पैसा छोड़कर गए हैं। त्रिपाठी बोले। पैसे की बात नहीं है पापा, मेरे लिए तो मेरे दोनों पिता एक समान हैं, और दोनों ही मेरा भविष्य उज्जवल चाहते हैं। पर मैं मैनेज नहीं कर पा रही हूँ। सच में मैंने एक बार कोशिश करके देखा पर मन बिल्कुल भी नहीं लग रहा है। कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। आप समझ सकते हो पापा, शायद मानसिक आघात लगा है। ये चीजें इस तरीके से चेंज हुई है कि मैं खुद को अभी नॉर्मल नहीं कर पा रही हूँ। जब मुझे ठीक लगेगा तो मैं आपको खुद बता दूंगी और कोचिंग भी शुरू कर दूंगी। पर अभी मुझसे नहीं हो पाएगा पापा, प्लीज फोर्स मत कीजिए। निम्मी ने अपनी बात कही। ठीक है, अगर नीट की तैयारी नहीं करनी है पर तब तक कुछ और पढ़ाई तो कर सकती हो ना बेटा। सिर्फ 12वीं पास रहकर तो नहीं काम चलेगा ना? त्रिपाठी ने कहा। वह मैं देख लूंगी पापा, कोई प्राइवेट कोर्स ज्वाइन कर लूंगी और घर से पढ़ाई करती रहूंगी। आप चिंता मत कीजिए, आपको बता दूंगी। पर मेडिकल की तैयारी करने की नहीं तो मुझ में हिम्मत है और नहीं अब मेरी चाहत है, निमृत ने कहा, और त्रिपाठी जी की चाय का खाली कप उठाकर किचन की तरफ चल दी। त्रिपाठी जी की आंखों में नमी उतर आई। माफ कर देना सुधाकर, तुम्हारे जाने के बाद निमृत की जिंदगी में बहुत बड़ा बदलाव ला दिया है मैंने। जानता हूँ मैं यह मना क्यों कर रही है, शायद समझ रही है कि गृहस्थी की बेड़ियों में जकड़ने के बाद शायद डॉक्टर बनने की राह पर चलना आसान न हो। देखता हूँ, मैं आगे कोशिश करता रहूंगा अगर यह मानती है, पर जबरदस्ती तो नहीं पढ़ाया जा सकता। बस भगवान से यही प्रार्थना है कि निमृत का मन बदले, और जब वह कहेगी मैं उसके लिए जो बन पड़ेगा वह करूंगा। त्रिपाठी ने खुद से ही कहा कि तभी कानों में अबीर की आवाज गूंज उठी। मैंने कितनी बार कहा है मेरे कमरे को डिस्टर्ब मत किया करो। किसकी हिम्मत हुई जो मेरे कमरे को जाकर इधर से उधर करके आया है? मैंने कितनी बार कहा है कि मेरे कमरे में किसी को कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, बस झाड़ू पोछा लगाओ और जाओ। फिर क्यों करते हैं ये सब? हटा दो इस बाई को, मुझे नहीं करवाना है इससे काम। अबीर गुस्से से बोल रहा था। त्रिपाठी ने बाहर आकर उसे देखा और फिर उसके कंधे पर हाथ रखा। क्या हुआ, इस तरीके से क्यों गुस्सा कर रहे हो? त्रिपाठी बोले। पापा, मैंने कितनी बार बोला है छाया दीदी से कि मेरे कमरे को डिस्टर्ब नहीं किया करें। क्या जरूरत है उन्हें साफ सफाई करने की? जैसा है वैसा रहने देना, बस झाड़ू पोछा करे और निकल जाए। अबीर ताव में था। पर हुआ क्या अबीर? त्रिपाठी ने कहा। मेरी पूरी कवर किसी ने खोली है पापा, सभी ट्रॉफी सभी सर्टिफिकेट के साथ हेरफेर की है, बिस्तर का चादर बदला है, टेबल कुर्सी सब साफ किया है। मुझे नहीं पसंद है कि मेरे कमरे में कोई भी आए जाए। फिर क्यों? अबीर बोला। तभी नजर रसोई के दरवाजे पर खड़ी निमृत पर गई, जिसका चेहरा लाल हो गया था और वो गुस्से से अबीर को घूर रही थी।
अबीर के साथ साथ त्रिपाठी जी की नज़र निमृत पर गई और उन्हें समझते देर नहीं लगी कि यह सब काम निमृत ने किया है। कोई बात नहीं बेटा, हो जाता है, हर बात को मुद्दा मत बनाया करो, त्रिपाठी जी बोले। तभी उनके कानों में निमृत की आवाज पड़ी, एक तो तुम्हारे कमरे की जाकर सफाई कर दी, पूरा चिड़ियाघर बना हुआ था, उसे पर तुम नखरे दे रहे हो, गुस्सा दिखा रहे हो। तो किसने कहा था तुम्हें मेरे कमरे में जाने के लिए? मैं हमें चिड़ियाघर में रहूं या जंगल में, मेरी मर्जी। मेरे कमरे में आने की और मेरे सामान को हाथ लगाने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, समझी तुम? अबीर ने गुस्से से उंगली दिखाए। अबीर बेटा, ये किस तरीके से बात कर रहे हो? त्रिपाठी बोले। वही तो पापा, एक तो इतना गंदा कमरा हो रहा था, सब जगह धूल की परतें चढ़ी हुई थी, बेडशीट की ऐसी हालत हो रही थी जैसे कि 2-3 महीने से धुली न हो। उसको मैंने हटाया, जाले साफ किए, पूरा रूम साफ किया। एक थैंक यू बोलने की जगह मुझसे झगड़ा कर रहे हैं और डांट रहे हैं। ठीक है, अब से मैं भी नहीं जाऊंगी, निमृत ने गुस्से से कहा। बड़ी कृपा होगी आपकी महारानी जी, अबीर बोला। सड़े मुड़ का इंसान और सड़े कमरे में रहने वाला, निम्मी बोली और अपने कमरे की तरफ बढ़ गई। हाँ तो रहने दो ना मुझे सड़े मूड और सड़े कमरे के साथ। मुझे किसी का एहसान नहीं चाहिए और खास तौर पर तुम्हारा। समझ गया था मैं देखते ही कि यह सब कुछ तुमने किया है। तुमसे बस इतना ही कहूंगा, से मेरे लिए कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, जितना हो सके मुझसे दूर रहो, समझी तुम? अबीर ने कहा। त्रिपाठी ने गहरी सांस ली और निमृत की तरफ देखा जो कि कमरे के दरवाजे पर खड़ी गुस्से से अबीर को देख रही थी। उसकी बात का बुरा मत मानो बेटा, वह पहले से ऐसा नहीं था, कभी गुस्सा नहीं करता था, पर जब से रेखा गई है तब से एकदम बदल आ गया है। वही बात जो तुम आज कर रही थी, शायद उसे भी रेखा के जाने का बहुत गहरा सदमा लगा है। और यह जो आज उसकी आवाज इस तरीके की है, मैंने आज से पहले कभी नहीं सुनी, त्रिपाठी जी ने कहा और निम्मी के कंधे को हल्के से थपका। वाओ भाभी, आपने तो आज रूम की काया पलट कर दी, मम्मी के जाने के बाद आज पहली बार इतना अच्छा लगा रूम। थैंक्स भाभी, तभी समीर ने वहां आकर खुश होकर कहा तो निम्मी ने सीढ़ियां चढ़ते अबीर को देखा। थैंक्स समीर, तुम्हें कम से कम थैंक्स बोलना तो आता है और अगले के इफ़्फ़त की कद्र करना भी, वरना कुछ लोग तो बस। निमृत बोली और अपने कमरे में चली गई। तो मित्रों, ये दो विपरीत ध्रुव के मिलेंगे कभी? जानने के लिए सुनते रहिए सोलमेट, अगला भाग जल्दी ही।